Hello students, today topic is Pharmacy Act. So Pharmacy Act 1948 में स्टार्ट हुआ था. तो आज की क्लास में हम फार्मेसी एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव, देन डेफिनीशन ऑफ फार्मेसी एक्ट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, देन पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड देयर फंक्शन, ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे. आज की क्लास में हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 एंड देयर रूल्स, ठीक है, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे. सो फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट को रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में, ठीक है. और इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है, इट मेक द बेटर प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी. फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है, फार्मेसी प्रोफेशन की जो एडुकेशन है, उसको अच्छा बना सके, उसको एक रेगुलेट वे में, यूनिफॉर्म वे में इंडिया के अंदर उसको चला सके, ठीक है. तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ फार्मेसी एक्ट एंड दिस एक्ट वाज स्टार्टेड इन 1948 एंड देयर रूल्स. सो इस एक्ट को पास किया गया था 1948 में. 1948 में फार्मेसी एक्ट जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था. सो फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट को 5 चैप्टर और 46 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है. फार्मेसी एक्ट डिवाइडेड इनटू 46 सेक्शन में फार्मेसी एक्ट को जो है, इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस हैं, ठीक है. इसमें इसको डिवाइड किया गया है और इस एक्ट के अंदर एवरीवेयर इम्प्लीमेंटेड होता है. दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन एवरीवेयर बट नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. सो जो भी चेंजेस आए वो कब आए वो अभी हम देखेंगे. देन दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर इन इंडिया. इंडिया के अंदर इसमें इम्प्लीमेंटेड हुए बट नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है. दिस एक्ट वाज आल्सो अमेंडमेंट इन, इस एक्ट में चेंजेस कब आए? तो सबसे पहले 1959 में आए अमेंडमेंट चेंजेस, देन 1976 में आए, देन 1982 में आए. तो दीज आर द अमेंडमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948. सो अब मेन हम देखेंगे इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट. सो फार्मेसी एक्ट का मेन पर्पस था कि उस टाइम पे जो फार्मेसी प्रोफेशन की स्टेटस डाउन हो रही थी उसको राइज करना. सो मेन पर्पस ऑफ फार्मेसी एक्ट इज राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है. राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस डाउन हो रही थी उसको बेसिकली स्टेटस को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में रेगुलेट करना, उसके स्टेटस को उठाना इज द मेन पर्पस ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है. राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड यूनिफॉर्म एडुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन. मीन्स जो भी पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन मतलब फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर एडुकेशन दिया जाए, ठीक है. एंड देन प्रॉपर एक तरह से उनकी ट्रेनिंग हो, मींस प्रैक्टिकल्स हो, उनको प्रैक्टिस कराई जाए. फर्दर अगर ही इज़ अ फार्मासिस्ट, अगर वो फार्मासिस्ट होता है तो उसको प्रॉपर एडुकेशन आफ्टर द कॉलेज कंप्लीटेशन द कोर्स ऑफ बी फार्मा, उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या हॉस्पिटल ट्रेनिंग की एडुकेशंस दी जाए. तो अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948 द मेन पर्पस, द मेन एम ऑफ दिस act is what? Rising the status of pharmacy profession in India and then provide uniform education and training to the person
जो भी पर्सन इस कोर्स को कर रहे हैं उनको एक यूनिफॉर्म वे में एडुकेशंस मिलनी चाहिए, पूरे प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज़ व्हाट? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करना भी इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। एंड देन टू कंस्टिट्यूएंट्स लाइक SPC, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम क्या होता है? इनका काम होता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल जो है रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ SPC एंड PCI। SPC मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल and then they regulate for registration of pharmacist, and PCI for regulate pharmacy education। PCI means Pharmacy Council of India। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन थे आपके फार्मेसी एक्ट 1948 का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रीज़न टू इस्टेब्लिश फार्मेसी एक्ट 1948। क्या रीज़न था जिसकी वजह से फार्मेसी एक्ट को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सो इन 19th to 20th century, 19th to 20th century, there are no proper law for pharmacy। फार्मेसी के लिए 19 से लेकर के 20 सेंचुरी तक कोई भी एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं थी, ठीक है ना, जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट कर सके, ठीक है। उस टाइम पे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि जो भी हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। इसलिए फार्मेसी एक्ट को इंडिया के अंदर लाया गया ताकि जो पर्सन मेडिसिन्स ले सके उनको एक कंफर्मेशन हो कि ये मेडिसिन्स जो हम ले रहे हैं अगर मे बी ये स्पूरियस है, मे बी मिस ब्रांडेड है, मे बी एडल्ट्रेटेड है, तो इसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी एक्ट 1948 में ये सारे लॉ, ये सारी रूल्स जो है मेंशन की हुई है, ठीक है। तो 19th से 20th सेंचुरी में आपके कोई भी एक प्रॉपर लॉ नहीं इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जो कि क्या कर सके, जो भी ड्रग्स हैं उस ड्रग्स से रिलेटेड यूनिफॉर्म वे में सारी लाइक उसकी डोजेस फॉर्म या वो ड्रग्स हमारे लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है, एक प्रॉपर मतलब यूनिफॉर्म वे में प्रॉपर उसके लिए कुछ भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी उस तरह से उसकी यूज़फुलनेस नहीं थी, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। नेक्स्ट रीज़न इज़ ऑन दैट टाइम फार्मेसी प्रोफेशन, उस टाइम पे फार्मेसी प्रोफेशन को बेसिकली रेगुलेट कर रहे थे जो कि कंपाउंडर्स थे और वो सबसे लोएस्ट रैंक वर्कर्स थे, ठीक है। कंपाउंडर्स मतलब एक फार्मासिस्ट नहीं थे, ठीक है, कंपाउंडर्स जिसके पास कोई एडुकेशंस, कोई रिक्वायर्ड एडुकेशंस नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है, उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट्स लोग ले रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फार्मेसी प्रोफेशन की बैड इम्प्रेशन थी इंडिया के अंदर, ठीक है, इसलिए इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग PCI, डेट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डेट इज़ PCI और सेंट्रल काउंसिल, इसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। सो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 9th August 1949 अंडर द सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट।
So Pharmacy Council of India or Central Council of India was constituted by central government in 9th August 1949 under the section 3. ठीक है, सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है इंडिया के अंदर लागू किया गया था, इस फार्मेसी एक्ट को जो है लागू किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इट इज कंस्टिट्यूटेड टू रेगुलेट द एडुकेशन ऑफ फार्मेसी। बेसिकली ये फार्मेसी के एडुकेशंस को रेगुलेट करती है पीसीआई। ठीक है, एंड देन इट रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर, इसकी रिकंस्टिट्यूशन होती है, ये फर्दर एवरी 5 ईयर में रिकंस्टिट्यूटेड होती है पीसीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी एक्ट के अंदर जो है आपके फर्स्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्शन के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है ना, सो फर्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, सेकंड इज नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड थर्ड इज ex officio members. So these are the constitution of Pharmacy Act 1948. Firstly जो कि elected members होंगे, secondly जो कि nomination के थ्रू members नॉमिनेट किए जाएंगे, एंड thirdly that is ex officio members. ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर आपके 6 मेंबर्स इलेक्टेड किए जाएंगे बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ठीक है, यूजीसी के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर 1 टीचर होंगे जो कि स्पेशलाइजेशन उनकी होगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्माकोलॉजी से और फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से। ठीक है, और ये टीचिंग स्टाफ किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से स्टडी जो किए होंगे वहीं इसके अंदर इलेक्टेड होंगे। ठीक है, मतलब इनकी जो एजुकेशन होगी वो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1 मेंबर थ्रू एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 मेंबर जो इलेक्टेड किए जाएंगे वो एमसीआई के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, सो 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय एमसीआई, 1 मेंबर एमसीआई के थ्रू, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, एंड 1 पर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंदर भी आपके 6 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे जो कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, इसके अंदर इन विच एटलीस्ट 4 पर्सन, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मेंबर जो कि नॉमिनेट होंगे किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, बट इसमें से एटलीस्ट 4 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिसके पास डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्स मतलब डिग्री होने चाहिए। डिग्री होल्डर जो होने चाहिए वो बेसिकली डिप्लोमा के और बी फार्मा के होने चाहिए। ठीक है, पासिंग डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, एटलीस्ट 4 पर्सन पासिंग डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया 6 मेंबर्स बाय नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर 4 पर्सन पासिंग डिग्री और डिप्लोमा एंड दे इंगेज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ये जो डी फार्मा और बी फार्मा के जो पर्सन हमने सेलेक्ट किए 4 पर्सन, ये आपके किसी फार्मेसी प्रैक्टिस में इंगेज्ड होने चाहिए। ठीक है, हम अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स देख रहे थे। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स में ए रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भी क्योंकि ये जो है आपका टेक्निकल कोर्स भी है और मेडिकल कोर्स भी है, इसलिए इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो यूजीसी से भी होंगे और एआईसीटी से भी होंगे। ठीक है, देन 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और जो कि रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट को, दिस फार्मासिस्ट आर रिप्रेजेंट द स्टेट, एंड
नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक्स ऑफिसो मेंबर्स। सो एक्स ऑफिसो मेंबर्स के अंदर आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फर्स्ट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मीन्स HS, जो कि एक्स ऑफिसो मेंबर्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDL, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, दैट इज CDL, हेल्थ सर्विस एंड CDL, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्स ऑफिसो मेंबर इज DC, मीन्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स के पोस्ट पे जो है इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, हेल्थ सर्विस, ठीक है, देन सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, देन ड्रग कंट्रोलर। These are the ex officio members of this constitution, फार्मेसी एक्ट 1948 के ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन थी। हमने देख लिया एक्स ऑफिसो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इसमें कितने पर्सन नॉमिनेटेड होते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। So next is function of Pharmacy Council of India. So main function of PCI is what? Main function of PCI is to maintain and regulate the course of pharmacy, to prescribe the minimum standard of education required as a pharmacist. फार्मासिस्ट एडुकेशन के लिए आपका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो आपका इस एडुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है एज अ फार्मासिस्ट के लिए, तो PCI इसको प्रोवाइड कराए। ठीक है, सो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू PCI नेक्स्ट फंक्शन इज टू अप्रूव द कोर्स। ठीक है ना, कोर्स को बेसिकली अप्रूव करना मींस अगर ये 4 ईयर का कोर्स है तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसके ट्रेनिंग को देना। तो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ PCI, अप्रूव द कोर्स स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, मतलब प्रॉपर टाइमली एग्जामिनेशन हो। सो दिस वाज द second function of PCI, means to approve the course study of examinations, and then third function is the type of duration। ठीक है ना, means जो जैसे कि 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना, तो ये 4 ईयर में कंप्लीट होने चाहिए। तो 4 ईयर कोर्स एंड देन उसके बाद में उस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग आफ्टर द कंप्लीटेशन द कोर्स, कोर्स कंप्लीट आफ्टर द कंप्लीटेशन द कोर्स, मीन्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जो है 4 ईयर के बाद में जो है आपको जो है 4 ईयर के बाद जो है आपको इस कोर्स में अगर जिसने भी एडमिशन्स लिए हैं, जो पर्सन ये कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स कंप्लीटेशंस के बाद जो है आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। तो दीज आर द मेन बेसिक पर्पस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, PCI का ये मेन फंक्शन था, मेन प्रोफेशंस थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडुकेशंस रेगुलेशंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।